पंचनद शोध संस्थान के इस 29वें व्याख्यान कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर विराजमान श्रीमान ज्ञानचंद्र जी गुप्त, डॉक्टर ब्रजकिशोर जी कुठियाला, श्रीमान किशन जी पांडे, श्रीमान रोहित वासवानी जी, सभागृह में उपस्थित आदरणीय बंधुओं बहनों, पंचनद शोध संस्थान का जो मौलिक उद्देश्य है वो तो यही है, भारत की प्राचीन परंपरा को, जो ज्ञान परंपरा है, विज्ञान परंपरा है, अध्यात्म परंपरा है, उसको विस्तृत और गहराई से अध्ययन किया जाए। एक लंबे समय तक पराधीनता का काल हमारे देश ने देखा और एक लंबा संघर्ष और पराधीनता दोनों में से किसी भी देश की जो स्थिति बनती है वह स्वाभाविक थी। दुनिया का, विश्व का कोई भी देश इतने लंबे संघर्ष के बाद फिर से खड़ा नहीं रह सका। उस देश का मूल आत्मा ही मर जाता है। सारे विश्व परिदृश्य में जब हम लोग देखते हैं तो बड़े प्रभावशाली देश जो थे, जैसे मिस्र हो गए जिन्होंने पिरामिड बनाए थे, ग्रीक लोग हो गए जिसमें अरिस्टोटल, प्लेटो ये लोग थे, रोमन लोग थे जिन्होंने बड़ा पराक्रम दिखाया था, पर्शिया के लोग थे जो कल्चर के नाम से बड़े जाने जाते थे, फिर सब समाप्त हो गए। जब विदेशियों ने आक्रमण किया और 30, 40, 50 वर्षों के अंदर पूरा का पूरा देश समाप्त हो जाता था, तो सबसे पहली बात तो अध्ययन की यही होनी चाहिए कि लगभग 2,2500 वर्षों से लगातार संघर्ष करने के बाद, एक लंबी पराधीनता वो देखने के बाद, हजारों प्रकार के अत्याचार वो सहने के बाद हमारा यह देश और समाज कैसे जीवित रहा, यही सबसे बड़ा शोध का विषय अपने देश के लिए होना चाहिए। स्वतंत्रता के पूर्व के जो लगभग 200 वर्ष हैं वे अंग्रेजों के राज्य के अंतर्गत गए। अंग्रेज एक और तो यहां शासन करने के लिए आए थे और दूसरी ओर हमारे देश का शोषण करने आए थे, जिससे वो उनको अपने देशों में उन्नति करने के लिए पर्याप्त धन संपदा मिल सके। लेकिन जो जीती हुई जाति या जीता हुआ समाज होता है, सबसे पहला एक काम करता है कि पराजित समाज के स्वाभिमान को समाप्त कर देता है, उसके आत्मविश्वास को समाप्त करता है और उस समाज के अंदर एक इंफीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स पैदा करता है। अगर पराजित समाज स्वाभिमानी रहा, आत्मविश्वास से भरा रहा, अपने पूर्वजों की महान परंपराओं को बार बार याद करता रहा, तो वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और इसलिए हारे हुए समाज को अगर हमेशा के लिए पराधीन बना करके रखना है तो जीते हुए समाज की ये आवश्यकता भी हो जाती है कि हारे हुए समाज को किसी भी प्रकार के स्वाभिमान, सम्मान, आत्मविश्वास इससे पूरी तरह से मुक्त कर दे और एक
एक हीन भाव का बोध उसके अंदर करा दे कि तुम लोग तो कोई शासन करने के लायक नहीं थे, तुम लोग तो पढ़े लिखे भी नहीं थे, तुम लोग तो वेल कल्चर्ड भी नहीं थे, असभ्य थे। हमने आकर के बड़ी ये बात की है यहां कि आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों को लिखाया है, आप लोगों के लिए स्कूल खोला है, आप लोगों के लिए यूनिवर्सिटीज खोले हैं, आप लोगों के लिए यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन लगाया है, आप लोगों के लिए यहाँ मिलिट्री लगाई है, आप लोगों के लिए यहाँ रेल चलाई है, आप लोगों के लिए सड़कें बनाया है। हम हैं इसलिए भारत है, ऐसी एक भावना यहां निर्माण करने का काम अंग्रेज करता था। और धीरे धीरे अंग्रेज ने यहां के लोगों के मन में ये बात बहुत गहराई से बैठाने की कोशिश की कि भारत के लोग जंगली है, बर्बर है, असभ्य है, किसी भी प्रकार के प्रशासन, न्यायिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था से बहुत दूर है, डेवलपमेंट से दूर है, साइंस से दूर है, टेक्नोलॉजी से दूर है। ऐसा भाव 200 वर्षों में उन्होंने प्रयत्न किया। कुछ मात्रा में वे सफल भी हो गए, क्योंकि हमारे देश के लोग कहने लगे हाँ सच बात तो है, अंग्रेज आ गया तो देखो यूनिवर्सिटी आ गई, अंग्रेज आ गया तो कॉलेज आ गया, अंग्रेज आ गया तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया। अंग्रेज ने यहाँ व्यवस्था बनाई, अंग्रेज ने डेमोक्रेसी दे दी, अंग्रेज ने यहां पर आके जुडिशियल सिस्टम लागू कर दिया, अंग्रेज के कारण से मिलिट्री अच्छी हो गई। हमारे ही देश के लोग ऐसी भाषा बोलने में कोई संकोच नहीं करते फिर, क्योंकि जीते हुए अंग्रेज ने ऐसा यहां पर लिटरेचर भी खड़ा किया, पेड ऐसे एम्प्लॉयज लगाए कि वे हजारों की संख्या में ऐसे ग्रंथ लिखे कि देश कैसा था और हमने कैसा कर दिया। हमारे देश में ऐसे लोग खड़े हो गए जो कहने लगे कि भाई बड़ा अंग्रेजों का उपकार है हमारे ऊपर, हमको इस लायक बना दिया। और इसलिए ऐसे जो पंचनद शोध संस्थान, ऐसे संस्थान और आप सब जैसे सुधी जन, उनसे यह अपेक्षा होती है कि अपने देश और समाज के बारे में जो वास्तविकता है, जो सच्चाई है, उस पर से पर्दा हटावें, गहराई में जाकर के शोध करें, गहराई में जाकर के पुराने ग्रंथों को निकालें और वर्तमान की पीढ़ी के सामने रखें। यह बड़ी आवश्यकता है। आज का विषय प्राचीन शिक्षा के ऊपर है। 1931 का मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगा। 1931 गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में लंदन गए थे और गोलमेज सम्मेलन में रहते रहते वे वहां लंदन के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों में चले जाते थे, क्योंकि लंबा समय उनको लंदन में इसके लिए रुकना पड़ा था। ऐसे एक कार्यक्रम में गए थे, ऐसा फंक्शन था। गांधी जी का भाषण शिक्षा के ऊपर ही था। गांधी जी ने अपने व्याख्यान में कहा कि आप अंग्रेज लोग, क्योंकि वहां वो मीटिंग में अधिकांश अंग्रेज थे, कुछ थोड़े से भारतीय थे। आप अंग्रेज लोग जब भारत में आए थे तो इन दोज डेज व्हेन यू केम टू इंडिया, इंडिया वाज मच मोर लिटरेट देन एट प्रेजेंट। आप लोग जब भारत में आए तो इंडिया वाज मच मोर लिटरेट देन एट प्रेजेंट। लोगों को आश्चर्य हुआ, गांधी जी ऐसा कैसे बोलते। तो वहीं पर एक ढाका यूनिवर्सिटी के पुराने वाइस चांसलर बैठे थे, वो खड़े हो गए। उन्होंने कहा, गांधी जी क्या आप अपने इस वक्तव्य के पीछे कुछ आधार भी देंगे? क्या आपके पास कोई रिकॉर्ड है? क्या आपके पास कोई अध्ययन है? ऐसा कोई आर्गुमेंट तो दीजिए आप। तो गांधी जी ने कहा, हां मैं इसके लिए आर्गुमेंट दूंगा बाद में। गांधी जी तो नहीं दे पाए।
गांधी ने ये कहा कि यू पीपल केम टू इंडिया, in those days there was a beautiful tree of education in that country and you people uprooted that beautiful tree. शिक्षा का सुंदर एक वृक्ष हमारे देश में था, तुम लोगों ने उसको उखाड़ दिया और सूखने के लिए छोड़ दिया। ये उन्होंने वाक्य प्रयोग किया था। गांधी जी के बाद उनके एक शिष्य थे धर्मपाल जी, वो इस विषय पर अध्ययन करने लगे। वो इंग्लैंड गए और इंग्लैंड में जाकर के वहां के आर्काइव्स में बैठ गए, वर्षों तक यही काम करते रहे। अंग्रेजों में एक अच्छी बात थी, जो देखते थे उसको लिखते थे, डॉक्यूमेंटेशन बहुत पक्का करते थे। तो अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब आ गई तो यहां उन्होंने कुछ अधिकारियों को लगाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास, बंगाल और बॉम्बे इन प्रेसिडेंसीज में कुछ अधिकारियों को लगाया कि स्टडी करो कि भारत में एजुकेशन की स्थिति कैसी है। तो जो ऑफिसर्स थे उन्होंने अध्ययन किया, अध्ययन करने के बाद रिपोर्ट बनाया, वो रिपोर्ट लंदन भेजा। ये रिपोर्ट धर्मपाल जी ने पढ़ा, वो लंबी रिपोर्ट है, सैकड़ों पेजेस का एक एक प्रेसिडेंसी का रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट धर्मपाल जी ने बाद में इकट्ठा करके, एडिट करके उसके ऊपर एक पुस्तक लिखा। उस पुस्तक का नाम है द ब्यूटीफुल ट्री। जो शब्द गांधी जी ने प्रयोग किया था वही उसमें धर्मपाल जी लिखते हैं। अंग्रेजों ने लिखा वो लिखते हैं, जो ऑफिसर्स ने सर्वे करके लिखा वो लिखते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन सब प्रेसिडेंसीज में कई लाख विद्यालय चलते हैं। ये 18वीं सेंचुरी का है, ध्यान रखिए आप। तो 19वीं सेंचुरी का जो सर्वे चल रहा है अंग्रेजों के द्वारा, उसमें वो लिखते हैं, अंग्रेज लिखते हैं, हर गांव में विद्यालय है, हर बिरादरी का बच्चा पढ़ता है, हर बिरादरी के अध्यापक भी है। बच्चों को भाषा, बच्चों को व्याकरण, बच्चों को गणित, बच्चों को बुनाई, बच्चों को कपड़ा, इन विषयों पर शिक्षण होता है। बड़े विद्यालय हैं उनमें और अन्य प्रकार के शिक्षण होते हैं। सभी बिरादरी के अध्यापक है यहाँ। ये सब उसमें से निकाल करके धर्मपाल जी ने रखा और अंत में निष्कर्ष में लिखा, उन दिनों 18वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आया है, उन दिनों भारत में एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां शिक्षा की व्यवस्था न हो। और उन दिनों भारत में जो साक्षरता, लिटरेसी हम लोग जो बोलते हैं, उसका प्रतिशत 80 से अधिक है। और जब 1931 में ये बात चल रही है गांधी जी की, इस समय भारत में शिक्षा का जो साक्षरता का प्रतिशत था, एक 15-16 था बस। अर्थात जो 18वीं शताब्दी में 80% लिटरेसी भारत में थी, दैट केम डाउन टू 11-12%। कारण क्या हुआ? कारण यह हुआ, अंग्रेजों ने उस शिक्षा को अमान्य कर दिया, डीरिकॉग्नाइज कर दिया। शिक्षा वही मान्य होगी जो हमारा विद्यालय पढ़ाएगा। अंग्रेज जो विद्यालय खोलेगा उसमें पढ़ा हुआ बालक ही कोई नौकरी पा सकता है। उसको सर्टिफिकेट देने का काम हमारा विद्यालय करेगा, जिस विद्यालय को हमने रिकॉग्नाइज किया है। अपने उन विद्यालयों को वो सरकार पैसा देगी। एक उदाहरण आपने ये सुना, अब दूसरा उदाहरण बताता हूं। ये तो 1931 का मैंने आपको बताया। अब 7वीं शताब्दी का बताता हूं एक उदाहरण आपको। एक ईशिंग नाम का एक चीनी यात्री था। इसके पहले 2 बड़े प्रसिद्ध चाइनीज यात्री भारत में आ चुके थे, ह्वेनसांग फाइयान। ये भी इस उम्मीद से चला मैं भी भारत में जाकर के अध्ययन करके आता हूं। और चीन से चलता हुआ बीच में ये सुमात्रा में एक श्री विजय नाम का स्थान है, वहां पर उतरा है। लंबी यात्रा कर चुका है, नाव से आ रहा है, थक गया है, अब कुछ दिन के लिए यहां रुकता हूं, रुक गया।
तो वहां पर भी ऐसा पोर्ट पर तो ऑफिस रहता था, कौन आया, कहां से आया, पूछताछ होती है, कहां से आ रहे, हम चाइना से आ रहे, कहां जाना है, हमको भारत जाना है, क्यों जाना है भारत, अच्छा पूछताछ हो रहा है। तो उस ऑफिस में ये बताता है मैं भारत जा रहा हूं, मैं नालंदा जाऊंगा, मैं कुछ वर्षों के लिए वहां पढ़ने के लिए जाऊंगा, वेनसांग भी वहां रह करके पढ़ा है, फाइयान भी वहां गया था, मैं भी जाता हूं। तो वहां का कर्मचारी पूछा तुमको संस्कृत आती है, तो संस्कृत तो मेरे को नहीं आती, तो तुमको वहां प्रवेश ही नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा, तुम ऐसा करो यहीं सुमात्रा में रुक जाओ, श्री विजय में रुक जाओ, या संस्कृत पढ़ लो, कुछ महीने रुक जाओ। तो मेरे पास तो पैसा भी नहीं, यहां पैसा नहीं लगता, भारत के लोगों ने ही यहां पर भी विद्यालय खोला है, गुरुकुल है, आओ पढ़ो। ईश सिंह ने स्वयं अपने ग्रंथ में इस बात का उल्लेख किया है। मैं वहीं रुक गया, कुछ महीनों तक वहीं रहा, मैंने संस्कृत सीखा, बाद में नालंदा आया, नालंदा में प्रवेश के लिए संस्कृत तो अनिवार्य था, मैं संस्कृत जानता था, मेरे को प्रवेश मिला, मैं 11 वर्ष यहां रहा और मैंने 400 ग्रंथों का संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेशन किया। ये 400 ग्रंथ भारत के चाइनीज में ट्रांसलेशन करके साथ लेकर के गया। इसके पहले जो और बहुत से यात्री थे, मैंने केवल 2 नाम आपको बताया, वेनसांग फाइयान बहुत कॉमन है इसलिए मैंने बताया, ये लोग भी सैकड़ों ग्रंथों का ट्रांसलेशन करके लेके गए थे। और इस नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 8 लाख हस्तलिखित ग्रंथ थे और 5 स्टोरी का बहुत बड़ा ग्रंथालय था। ये तो इन्हीं लोगों ने लिख करके रखा, भारत में इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन आज नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो यहां आकर के गए और वहां जो लिखा उससे हम लोग बताते हैं इतना ग्रंथ वहां था, जिसको बाद में लोगों ने आग लगा दिया। तो नालंदा एक विश्वविद्यालय ज्यादा प्रसिद्धि पा गया, लेकिन ऐसा ही विश्वविद्यालय था, उसका नाम था विक्रमशिला, ऐसा ही विश्वविद्यालय था, उसका नाम था ओदंतपुरी, वैसा ही विश्वविद्यालय था, उसका नाम था वल्लभी, इससे भी पुराना विश्वविद्यालय था, उसका नाम था तक्षशिला, जो आज पाकिस्तान में है। ये बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय थे, ये हायर एजुकेशन के सेंटर्स थे, ये प्राथमिक शिक्षा के सेंटर नहीं थे। और यहां पर कितने प्रकार की शिक्षा दी जाती थी, जैसे पूर्व के एक वक्ता ने बताया, यहाँ आयुर्वेद था, न्याय शास्त्र था, दर्शन था, व्याकरण था, भाषा विज्ञान, साहित्य, कपड़े की बुनाई, आयुर्वेद, लोगों का ऑपरेशन करना, धातु शास्त्र, पत्थर का विज्ञान, रथ विज्ञान, पशु शास्त्र, अश्व शास्त्र, कृषि शास्त्र, एक लंबी तालिका है, एक लंबा लिस्ट है। ये हायर एजुकेशन था। यहां से पढ़ करके लोग फिर अपने अपने प्रांत, जनपद, गांव में जाते थे, वहां बच्चों को वहां पढ़ाते थे। अब एक तीसरी बात, क्योंकि किसी भी डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन तो जरूरी होता है, तो आप जानते हैं। तो एक एंगुस मेडिसन नाम का एक अंग्रेज इकोनॉमिक हिस्ट्री राइटर है, जो इकोनॉमी की हिस्ट्री लिखता था, अंग्रेज था, ब्रिटिश था। इसने दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी की हिस्ट्री लिखी है कि 3000 वर्ष की जो वर्ल्ड इकोनॉमी कैसी कैसी रही, कब कब। तो वो लिखता है कि ईसा से 1000 वर्ष पहले, अर्थात आज से लगभग 3000 साल पहले, भारत का जो वर्ल्ड इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन था, शेयर था, वो 33% से ज्यादा था। और भारत ने ये शेयर लगातार लगभग 2500 वर्षों तक मेंटेन किया। अर्थात 15वीं शताब्दी मुसलमान इस्लाम के आने के बावजूद भी, जब हमारे हायर एजुकेशन के सेंटर लगभग सब समाप्त हो गए थे, लेकिन प्राथमिक शिक्षा बची थी बस। वो कहता है 15वीं 16वीं शताब्दी तक भी भारत एक 30-32% वर्ल्ड इकोनॉमी में शेयर को मेंटेन किए हुए था। बाद में थोड़ा थोड़ा घटा, 18वीं शताब्दी में 24% आ गया। और जब अंग्रेज भारत को छोड़ करके गया है, तब उस समय भारत का विश्व आर्थिक जगत की भागीदारी केवल 2% थी।
ए.एल. बाशम ने जो अपनी पुस्तक एक लिखी है, कई पुस्तकें ए.एल. बाशम की है, एक पुस्तक है द वंडर दैट इंडिया वाज, एक आश्चर्य जो भारत था। उसमें एक अध्याय में बाशम लिखता है, भारत दुनिया में हर चीज का निर्यात करता था। भारत के लोग इतने कुशल थे, उदाहरण के लिए जो सुगंधित तेल होता है, परफ्यूम होता है, वो केवल भारत ही दुनिया में निर्यात करता था। जो नेचुरल जो परफ्यूम है, जो केमिकल परफ्यूम नहीं, जो आर्टिफिशियल परफ्यूम फ्रांस वाले बनाते वो नहीं, गुलाब का परफ्यूम है, चमेली है, कोई आपका केवड़ा है, ऐसे जो परफ्यूम्स थे, इनकी सीरीज बड़ी लंबी है। इसका डिस्टिलेशन भारत ही जानता था केवल। भारत दुनिया में सबसे बड़े जो परफ्यूम का एक्सपोर्टर था, भारत सिल्क के कपड़े का एक्सपोर्टर था, भारत मसलिन क्लॉथ है जो सूती कपड़े, इनका एक्सपोर्टर था, भारत गरम शॉल कालीन इनका एक्सपोर्टर था, भारत आइवरी आइटम्स का एक्सपोर्टर था, भारत दुनिया की सबसे अच्छी सॉर्ड जो तलवार होती है स्टील, उसका एक्सपोर्टर था। भारत आयुर्वेदिक औषधियां बनती हैं, उनका निर्यात करता था। भारत बड़े बड़े पानी के जहाज बना करके जिनमें 2200 टन सामान आ जाता है, वो जहाज निर्यात करता था। लेकिन केवल 2 आइटम आयात करता था, सोना और चांदी। अब आप कल्पना करिए, ये जो बातें निर्यात करता था, ये क्या केवल बिना पढ़े लिखे लोग बना लेंगे? इन सबका एजुकेशन सिस्टम था। ये सब बातें जो हैं, ये कहीं न कहीं पढ़ाई जाती थी। आप कल्पना करिए, भारत में जो अलेक्जेंडर आया, तो अलेक्जेंडर से वहां के लोगों ने 2-3 बातें कहा। एक तो, भारत से तुम जा रहे हो तो 2-3 विद्वान लोग लेकर के आओ जो यहां हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ा सके। पहला तो रिक्वेस्ट, वहां अरिस्टोटल वगैरह जो लोग थे, उन्होंने इसको अलेक्जेंडर को कहा। और दूसरा कहा, तुम वहां से कुछ स्टील लाना, लोहा लाना। तो पोरस ने अलेक्जेंडर को 5 सेर स्टील लोहा ये गिफ्ट में दिया है। उसके पहले भी जो फारस का राजा था, उस फारस का राजा को, डेरियस II को, भारत के राजा ने जो लोहा है ये गिफ्ट में दिया था। क्यों? वे लोग लोहा बनाना नहीं जानते थे। आप कल्पना करिए, जो लगभग 2000 वर्ष पुराना दिल्ली का लौह स्तंभ है, ऐसे लौह स्तंभ देश में और भी कई जगह पर है। इस लौह स्तंभ को मेल्ट करके लोहे में कैसे बदला होगा भाई? कितनी बड़ी फर्नेस होगी, कितना बड़ा आयरन पॉट होगा जिसमें मेल्टेड आयरन होगा, और कैसे इसकी कास्टिंग की होगी। तो कोई टेक्नोलॉजी तो होगी ना, वो टेक्नोलॉजी कहीं तो पढ़ाई जाती होगी। बात ठीक है, आज हमारे पास वो कुछ ग्रंथ ही नहीं है तो क्या बताए, लेकिन लौह स्तंभ तो कुछ बताता है नहीं, कैसे बनाता है। वो आकाश से गिरा था क्या? ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आकर के लगाए थे इसको। और ऐसा एलॉय जिसमें रस्टिंग नहीं होती है, और वन टाइम शायद इसकी कास्टिंग की गई होगी। एक लगभग 5 टन का ये स्तंभ है। इतना एक साथ स्टील को मेल्ट करने की टेक्नोलॉजी आई कहां से? आप कभी काशी में जाएंगे तो काशी में आपको ये स्तंभ मिल जाएगा, जिस स्तंभ के 4 सिंह भारत सरकार ने लिए। वो सारनाथ में वो उसके पीछे से रखे, वो 4 सिंह तो टूट गया है, स्तंभ तो बहुत बड़ा था वो। उसका जो पत्थर है, उस पत्थर पर जो पॉलिश है उसको देखिए आप। 2300 वर्ष पुरानी पॉलिश है। वो पॉलिश की टेक्नोलॉजी क्या थी? आज भी तो साइंटिस्ट इंजीनियर जो है वो परेशान हो जाता है कि 2500 साल पहले इस ग्रेनाइट को कैसे चमकाया गया था। वो आज भी चमकता है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जो सम्राट अशोक ने जो लोग पत्थर के पिलर सुनार में बनाए थे, ये कोई 30 फुट लंबा, कोई 40 फुट लंबा, कोई 4 फुट नीचे का डाया, ऊपर का डाया 3 फुट 2.5 फुट, ऊपर कोई सिंह था, कोई घोड़ा था, बैल था, और 40 फुट लंबे, 10 टन 20 टन 30-40 टन भारी एक मोनोलिथ जो थे, उनको कैसे लोडिंग अनलोडिंग करता था नाव में ये?
कम से 20 नदियां पार करके तो कंधार पहुंचे होंगे ये स्तंभ तो अफगानिस्तान में भी लगे, आज भी मौजूद है वहां। तो वाराणसी के चुनार पर्वत से ये स्टोन निकालना, उनकी कार्विंग करना, एक टुकड़े के एक पीस को नावों में लादना, गंगा यमुना सिंध सतलज सब पार करता हुआ कैसे कंधार तक ले जाएगा, आप बताइए। कौन से बैल लगेंगे, कैसे बैलगाड़ी में रखेगा, कैसे ऊंट गाड़ी में रखेगा, कैसे हाथी इसको खींचेंगे, समझ में नहीं आता। तो ये टेक्नोलॉजी है कौन सी थी। अब तंजावुर का मंदिर जाकर के देखो, लगभग शायद 1200-1300 वर्ष पुराना है। उसके ऊपर जो आमलक रखा है, वो आमलक जो है सिंगल स्टोन है और लगभग 20 टन भारी है। और 20 टन भारी पत्थर को 200-250 फीट ऊंचाई पर कैसे ले गए और कहां से लाए पत्थर? मीलों दूर पत्थर ही नहीं पैदा नहीं होता वहां। तो कौन सी तकनीक से ये पत्थर को उठा करके ले जाते थे, कौन सी तकनीक से कार्विंग करते थे, कौन सी तकनीक से ये लोहे का ये और कास्टिंग करते थे। एक तो ये अगर टेक्नोलॉजी नहीं थी तो कैसे हो गया बताइए हमको आप। जो मम्मी निकली है मिस्र में से, उसके ऊपर जो कपड़ा रैप्ड है, लिपटा हुआ है, वो भारत का कपड़ा है, वो मसलिन क्लॉथ है। रोम का एक बड़ा लेखक है, उसका नाम प्लिनी है। प्लिनी और स्ट्रेबो दो बड़े लेखक हो गए रोम में। वो कहते हैं कि भारत से इतना बड़ा जो सामान आता है हमारे यहाँ, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, इसके बदले में कई करोड़ स्टॉर्सेस जो वहां की जो कॉइन है, गोल्डन कॉइन है, भारत चला जाता है। इतनी बड़ी मुद्रा हमारी भारत जा रही है, भाई उसको बंद करो, इसको रोको, इसको कैसे भी। वहां के लोग भारतीय सामान के दीवाने थे। भारत के जो आभूषण जाते थे, भारत से तेल कपड़ा शॉल जाते थे, भारत से लकड़ी के अच्छे फर्नीचर जाते थे, लोग दीवाने थे। ये शिक्षा के केंद्रों पर इसका ट्रेनिंग था। अब दूसरा पक्ष, हम लोग थोड़ा भाषा पर आते हैं। आप भारत की जो नागरी भाषा है उसको ध्यान से देखो। जो संस्कृत का व्याकरण पाणिनि ने बनाया है और इसकी शब्दावली को ध्यान से देखो जरा, और यूरोप की किसी भी भाषा से इसकी तुलना करके देखो। हालांकि यूरोप की भाषाओं का भी व्याकरण भारत से ही गया है, आपकी जानकारी के लिए। फिर भी एक क्षण को जरा देखो, तो पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण दिया तो दुनिया में जितनी प्रकार की ध्वनि हो सकती थी वो सब ध्वनि उन्होंने अपने व्याकरण में दे दी। इसके अलावा कोई ध्वनि हो ही नहीं सकती। आप कोई ध्वनि करके देखिए, वो ध्वनि व्याकरण में संस्कृत में मिल जाएगी आपको। लेकिन पाश्चात्य जगत की भाषाओं में अनेक ध्वनियां नहीं है। मैं उदाहरण बताता हूं आपको। अब हिंदी की वर्णमाला देखो तो क वर्ग में क, खा और घा दो महाप्राण हैं। च वर्ग में छ और झा महाप्राण हैं। ट वर्ग में ठा और ढा ये महाप्राण हैं। प वर्ग में फा और भ महाप्राण है। महाप्राण का मतलब होता है ज्यादा आवाज निकलती है, हवा ज्यादा निकलती है। ख, ख, घ, ठ, ढ ऐसी ध्वनियां जो आती हैं इनको महाप्राण, मतलब हर वर्ग में दूसरी चौथी जो ध्वनि आएगी ये महाप्राण ध्वनियां हैं। आप यूरोप की किसी भाषा में यह ध्वनि निकाल ही नहीं सकते। यूरोप की कोई भी भाषा, चाहे फ्रेंच है, जर्मन है, लैटिन है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, पुर्तगीज है, रशियन है, किसी भी भाषा में आपको ये ध्वनि मिलेगी ही नहीं। अंग्रेजी में भी नहीं मिलेगी। किस अंग्रेज से था बुलवा के देख लीजिए आप। कोई अंग्रेज था बोल के दिखा दे हमको। वो टा को था बोलेगा, ता को ता बोलेगा, क्या बोलेगा भगवान जाने। और ये जो लिखेगा वही बोलना है हमारी भाषा में। जो लिखेगा वही बोला जाएगा। उनकी भाषा में जो लिखा तो वो क्या बोलेगा, बीए बोलिए इसको आप। कोई बाबा बोलेगा, कोई बाबा बोलेगा, कोई बब बोलेगा, क्या बोलेगा समझ में नहीं आता। कुछ भी बोल सकता है। उनको अभ्यास करना पड़ता, इसको ऐसा ही बोलिए।
भारत की जो भाषा हमारी है, इस लिपि के अंदर जो लिखा जाएगा वही बोला जाएगा, जो बोला जाएगा वही लिखा जाएगा, कुछ भी अन्यथा नहीं। इसलिए पाणिनि का व्याकरण, दुनिया के सारे बड़े बड़े ग्रामेरियंस हो गए, वो कहते ऐसा व्याकरणाचार्य तो कोई दुनिया में हुआ ही नहीं। एक वासुदेव शरण अग्रवाल हो गए, वो कहते हैं, एक अंग्रेज का ही उन्होंने उदाहरण दिया है। वो कहते हैं पाणिनि ऐसा व्याकरणाचार्य है, इतना बड़ा जाल फेंकता है, कोई भी ध्वनि उसके बाहर नहीं है। अब इसी के अंदर आगे आइए आप, ये अंक लिखना सिखाया किसने? 1 से लेकर के 9 शून्य के अंक किसने दिए दुनिया को? आप पुरानी घड़ियां देखते होंगे, उस पर 1 का मतलब एक डंडा बनाता है, 2 का मतलब 2 डंडा बनाता है, 3 का मतलब 3 डंडा बनाता है, 4 का मतलब ये जो 5 ऐसे है ना, वी बना के मतलब 5 उंगलियां इसके अंदर, ये मतलब है वी का। 4 लिखना तो एक बाईं ओर कर दो, 6 लिखना तो एक दाहिनी ओर करो, फिर ऐसे आगे बढ़ो, 10 का मतलब ऐसे क्रॉस कर दो, ये 5 और 5 10 हो गया, ऐसे 10 बनाओ। 2 10 लिखना तो 2 क्रॉस करो, 4 10 लिखना है 4 बार क्रॉस करो, 50 लिखना है तो एल बना दो, और 1000 लिखना है तो क्या क्या करना पड़ेगा भगवान जाने। 10,000 तो लिख ही नहीं सकते थे। क्यों उनको अंक था ही नहीं। ये भारत था जिसने दिया अंक, भारत था जिसने दिया शून्य मिलते ही 10 to the power 10, 10 to the power 13 लिखते चले जाओ। और वैदिक काल से, ऋग्वेद काल से भारत में गणना है, वो कहां तक है? 10 to the power 14 तक। ये तो वैदिक गणना है। ग्रीक और रोम के लोग 10,000 के आगे गिन नहीं सकते थे। दशमलव किसने दिया? दशमलव आते ही वह क्रांति हो गई। एक नहीं, ये दशमलव को डेसिमल बोलते हैं, ये भारत का ही अक्षर, ये शब्द भी भारत का ही है। एकम से 1 और 2 से 2 से 2 और 3 से 3 बनाए। अब देखिए ना आप, तो सारा का सारा गणित गया ही भारत से है। हाँ, कोई 2000 साल पहले गया है, कोई 1200-1300 साल पहले गया है। गणित वाले हमारे जो बता रहे थे, वो आप गहराई में जाइए तो ध्यान में आएगा, गणित की जन्मभूमि ही भारत है। बीज गणित की जन्मभूमि भारत है। अब आप बताइए कि अपने यहाँ के जो गणितज्ञ थे, और गणितज्ञ और जो खगोल शास्त्री होते थे और ज्योतिष, ये तीनों विधाएं साथ साथ चलती थी। अब आप कल्पना करिए, भास्कराचार्य ने एक जगह बैठ के कैसे बताया कि धरती का सरकमफरेंस ये है। अब बताइए, धरती की त्रिज्या भास्कराचार्य ने बताई, और भास्कराचार्य ने कहा धरती का, पूरी हमारी धरती का सरकमफरेंस इतना है, और आज भी उतना ही है लगभग, केवल 0.2% का अंतर है बस। जितना भास्कर ने बताया 1.5-2 वर्ष पहले, पाई का मान भास्कर ने निकाला, यहां से गया पाई का मान। तो जो सरकमफरेंस है और उसका रेडियस है, इसमें एक रिलेशन है, वो उसका नाम पाई है। ये निकाल किसने दिया? ग्रहों की गति किसने नापी? अरे वो तो 15वीं शताब्दी तक यही कहते थे धरती फ्लैट है, ऐसी चपटी है थाली की तरह, गोल तो है नहीं, गोल कहने पर सजाए मौत थी। धरती गोल नहीं है, और सूर्य धरती के चारों ओर घूम रहा है। इसके विपरीत जो बोलता था वो जैसे ब्रूनो का हो गया। ब्रूनो ने कहा नहीं ये गलत है। ब्रूनो ऐसा था, हिम्मती आदमी था कि उसने कहा नहीं भाई, ये धरती घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, धरती गोल है, तो उसको जिंदा जला दिया। मतलब पश्चिमी जगत के लोग विज्ञान और बाइबल, इन दोनों में कभी मेल नहीं बिठा पाए। बाइबल में लिखा था कि सूर्य धरती के चारों ओर घूमता है, अगर कोई वैज्ञानिक इसके विपरीत बोलता था उसको सजा मिलती थी। वो लंबी कहानी वो मैं आपको नहीं बताता। कोपरनिकस और गैलीलियो का क्या हुआ पढ़ लीजिए। कोपरनिकस तो जिंदगी भर जेल में ही रहा,
गैलीलियो का यही हाल हुआ। भारत में ऐसा कोई सिद्धांत देने वाले को सजाए मौत कभी नहीं बोला। कोई सिद्धांत दीजिए ना, आपका मत है, अब बताइए। किसी मत के विरोध में हो, समर्थन में हो, इससे मतलब नहीं। आपको स्वतंत्र चिंतन करने की छूट भारत ने हमेशा दी। ये कम बड़ी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। दुनिया में कपास को लोग जानते ही नहीं थे। कपास तो भारत से ही दुनिया में गई। ये कॉटन शब्द है, ये भारत के कर्पस से ही बना हुआ है। और जब पहली बार इंग्लैंड के लोग भारत में आए, यूरोप के लोग, और उन्होंने पौधे पर कपास का फूल देखा, कपास देखा, रुई देखा, कॉटन देखा, उनको आश्चर्य हुआ कि भारत के लोग बड़े बड़े भाई कलाकार हैं। ये तो जो वूल होता है पेड़ पर पैदा करते हैं, हमारे यहाँ वूल भेड़ पर पैदा होता है, पेड़ पर पैदा करते हैं। ये इस दिन की थी। समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो ध्यान में आएगा, भारत जो है वो बहुत आगे चला हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन ने भारत की नौकाओं पर प्रतिबंध लगाया। जो भारत के जो पानी के जहाज थे उनके तुलना में 4 गुना सामान ले जाते थे, और उनकी नौकाओं के तुलना में भारत की नौकाएं 4 गुना अधिक समय चलती थी पानी के अंदर। मतलब उनकी नाव जो है 5 बार आना जाना करके खत्म हो जाती थी, तो हमारे यहाँ की नाव 12-14 बार आती जाती थी। वहां से लेके भारत आना, फिर यूरोप में जाना, ये उन्होंने बैन कर दिया। यानी भारत की नावों से और सामान की ढुलाई का काम ये नहीं करेंगे। अब काल गणना को देखिए आप जरा। जो काल गणना को आप देखेंगे तो बहुत मजेदार है। मैं ज्यादा किस्सा नहीं बताता, लेकिन आपको ध्यान में आ जाएगा। हमारे यहाँ जो काल गणना है उसमें धरती के चारों जो नक्षत्र है, तो धरती, नक्षत्र, सूर्य, इन सबसे तालमेल बिठा करके काल गणना है। जब चैत्र मास आएगा तो चैत्र नक्षत्र है, उससे चैत्र मास लगेगा। जब विशाखा नक्षत्र में जब धरती सूर्य का रहेगा तो वैशाख आएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र होगा तब ज्येष्ठ मास चलेगा। आषाढ़ा में आषाढ़ मास आ जाएगा। हर मास का एक नक्षत्र है। जो पृथ्वी की गति, चंद्रमा की गति, नक्षत्रों की गति, इसके अनुसार से मास है। अब दिन की गणना पर आओ तो सारा जो हमारा सौर मंडल है इसका केंद्र बिंदु हम सूर्य को मानते हैं। तो पहला दिन रविवार, ये रवि का दिन है। तो चंद्रमा सबसे पास में है। अगला दिन सोमवार, ये सोम का दिन है। सोम माने चंद्रमा। अगला नक्षत्र मंगल है, तो मंगल से मंगलवार। सबसे दूर का नक्षत्र हमारा शनि है, तो शनिवार। हमारे 7 दिनों की गणना जो है ऐसे ही नहीं हो गई है संडे मंडे, ऐसा नहीं है। ये संडे मंडे भी यहीं से गए हैं, ध्यान में रखिए आप। सन माने सूर्य होता है, इसलिए वहां संडे है, और मंडे मून से मंडे है, ध्यान में रखिए आप। लेकिन ये गणना हमारे लोगों ने करके उनको दी, तो वहां गए। अब राज्य व्यवस्था पर आइए। ये शायद सोचते कि लोकतंत्र और गणराज्य उन्होंने हमको दिए ना। आप संविधान सभा में जो अंतिम भाषण हुआ उनका, अंबेडकर जी का, उस अंतिम भाषण को देखिए, सुनिए। अंबेडकर जी कहते हैं, आज भारत में हम गणराज्य की स्थापना कर रहे हैं। अब हमारा एक स्वतंत्र गणतंत्र होगा संविधान से जो चलेगा। लेकिन बंधुओं, ऐसा नहीं है। हम पहली बार गणराज्य के रूप में स्थापित हो रहे। हम हजारों वर्ष पहले भी गणराज्य थे। हमारे यहाँ संसद थे, हमारे यहाँ संसद में प्रस्ताव आते थे, प्रस्तावों पर बहस होती थी, बहस करने के तरीके थे, प्रस्ताव पारित होते थे, प्रस्ताव रिजेक्ट भी होते थे। जनता के प्रतिनिधि उन मंडलों में बैठते थे। अब उदाहरण सुनिए आप। इतना तो अंबेडकर जी ने वहां बोला है। 2500 वर्ष पहले वैशाली नाम का गणराज्य था। इस गणराज्य में 7707 प्रतिनिधि थे। हर एक प्रतिनिधि चुन करके गांव से आता था। जैसे हमारे विधानसभा के हमारे अध्यक्ष महोदय चुन करके आए होंगे, आप तो बहुमत से आए होंगे, है ना। लेकिन
लेकिन वैशाली गणराज्य के प्रतिनिधि बहुमत से चुन करके नहीं आते थे, वो सर्वसम्मति से चुन करके आते थे। और जिस प्रतिनिधि का सर्वसम्मत नहीं हो पाता था वो सीट वैकेंट रहती थी, खाली रहती थी। आप अपने गांव में सर्वसम्मति बनाइए, उसके बाद अपना प्रतिनिधि भेजिए, तब तक आपकी सीट वैकेंट है, खाली रहेगी, रिक्त सीट रहेगी। ये 2500 वर्ष पुराना है, आज का नहीं है, 2500 वर्ष पुराना है। तो जिसको आज कहता है पश्चिम, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद दुनिया में लोकतंत्र दिया, अरे छोड़िए, 2500 वर्ष पुराने वज्जी का गणराज्य है, मगध का गणराज्य है, वैशाली का गणराज्य है, ऐसे लिच्छवियों का गणराज्य है, अनेक गणराज्य देश में थे, जहां राजा भी था, जनता के प्रतिनिधि भी थे, सर्वसम्मत प्रतिनिधित्व होता था, समाज का हर वर्ग अपनी बात वहां सभा में कहने के लिए अपने लोगों को भेजता था, बहुमत और अल्पमत से नहीं। अच्छा, और प्रतिनिधियों के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। वो प्रतिनिधि जो है कब उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, आप पढ़िए, आपको आश्चर्य होगा, आज भी उतरे प्रतिबंध नहीं है। किसी के परिवार का कोई सदस्य भ्रष्टाचार में पकड़ा जाता था तो इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती थी। बहुत सारे नियम उसके लिए। ये 2500 वर्ष का पुराना किस्सा है। एक हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक बड़े अधिकारी थे, उनका नाम था ई पोकॉक। 1852 में उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, बड़ी मोटी। वो पुस्तक का नाम है इंडियन ग्रीक। 1852 की किताब है, ध्यान में रखिए आप। वो आदमी अंग्रेज है, क्रिश्चियन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर है। लगभग 500 से अधिक पृष्ठ की पुस्तक है वो लिखते हैं, ग्रीक में कुछ भी ग्रीक का नहीं है, सब कुछ है वो भारत का है। वो अंग्रेज अधिकारी लिखता है, वो कहते हैं ग्रीक के देवी देवता, पूजा पाठ, परंपरा, भाषा, रीति रिवाज, त्योहार, वहां की शिक्षा की पद्धति, सोचना विचारना, वहां का दर्शन, वहां का साहित्य, सब कुछ भारत से गया है, सब कुछ भारत का है। वो ज्यादा विस्तार में नहीं बताता मैं, लेकिन वो लिखते पूरा का पूरा सब कुछ भारत का ही है, इंडियन ग्रीक। लेकिन हमारा क्या दुर्भाग्य है, हमारा जो यहाँ का जो पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर होता है वो इस पुस्तक को थोड़ा पढ़ता है, नहीं पढ़ता। राधा कमल मुखर्जी, राधा कुमुद मुखर्जी दो बड़े भाई हो गए, दोनों वाइस चांसलर्स थे। तो उनमें एक जो राधा कमल मुखर्जी थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भारत, प्राचीन भारत में कैसे नाव बनाई जाती थी, कैसे भारत व्यापार में बड़े बड़े यानों को भेजता, इसके पूर्व की किताब है। लेकिन आज जो इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी या प्रोफेसर होते हैं वो उनकी किताब नहीं पढ़ते। भारत में पुराना टेक्सटाइल, इसके ऊपर 20 किताबें पब्लिश्ड है, टेक्सटाइल इन एंशिएंट इंडिया। आज के लोग इसको नहीं पढ़ते। पॉलिटिकल साइंस के लोग प्राचीन भारत की राज्य व्यवस्था नहीं पढ़ते। हमारा मैथमेटिक्स का प्रोफेसर है, वो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स न पढ़ता न बच्चों को पढ़ाता। एंशिएंट इंडियन एल्जेब्रा, एंशिएंट इंडियन ट्रिग्नोमेट्री। आज के हमारे मैथमेटिक्स के प्राध्यापक बहुत बिरले ही होंगे जो हमारे बच्चों को ये बात भी पढ़ावे बतावे। एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री, एंशिएंट इंडियन हिंदू सोशल सिस्टम। एक विनय कुमार सरकार हो गए, बंगाल के थे, तो उन्होंने 1927 में एक किताब लिखा, उसका नाम था पॉजिटिविटी ऑफ हिंदू सोशियोलॉजी, 1927 में। क्यों लिखा उन्होंने किताब? उन्हें इसलिए लिखा कि विदेशों में जब वे गए, वे जर्मनी गए, फ्रांस गए, इटली गए, अमेरिका गए, और जहां जाते थे वहीं की भाषा में वे पेपर प्रेजेंट करते थे वहां के सेमिनार्स में, यूनिवर्सिटीज में। तो उनसे प्रश्न पूछा जाता था, भारत में जो सोशल सिस्टम है उसमें जो रिलीजन जो है वो बहुत हावी है, धर्म ज्यादा है। तो उन्होंने लिखा, नहीं ऐसा नहीं है भाई, हमारे दोनों विधाएं हैं, आप ध्यान से पढ़ो। समाज जीवन में जो भौतिक भाव है वो और जो आध्यात्मिक भाव है वो, दोनों भाव है। तो उन्होंने कहा पॉजिटिविटी,
बाद में कला भी है, गीत भी है, गायन भी है, वस्त्र भी है, स्थापत्य भी है, बर्तन भी अच्छे बनाते हैं, खाना भी अच्छा खाते हैं, भजन भी अच्छा करते हैं, आध्यात्मिक साधना भी करते हैं और सबके साथ समन्वय हम बिठाते हैं। लेकिन आज का हमारे सोशियोलॉजी के प्रोफेसर से उस किताब को देखते ही नहीं देखते। इसलिए जो आज की बात हो रही है वो ये हो रही है कि आज आवश्यकता पहली तो यह है कि भारत में प्राचीन गणित कैसा था, विज्ञान कैसा था, रसायन कैसा था, शासन व्यवस्था कैसी थी, हमारा व्याकरण साहित्य कैसा था, राज्यों में न्याय व्यवस्था कैसी होती थी, इस सब का अध्ययन तो करो भाई। जो है वो पढ़ लो पहले, जो अवेलेबल है, नया क्रिएट नहीं करना है। और इसलिए हर विभाग में ऐसे लोग खड़े होने चाहिए जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने विषय को जो प्राचीन भारत में था उसका अध्ययन करें। प्राचीन भारत में कृषि शास्त्र है, प्राचीन भारत में जो प्लांट किंगडम जो है पूरी बॉटनी, इसका क्लासिफिकेशन है और अद्भुत है वो। कितने सारे विषय में क्या वर्णन करूं मैं आपको, ऐसे सैकड़ों विषय हैं जो प्राचीन भारत में पढ़ाए जाते थे, पढ़े जाते थे। लेकिन 2000 वर्षों का जो कालखंड बीता वो सच में बड़ा संघर्ष का बीता और इसके कारण से बहुत कुछ ऐसा है जो हमारा अच्छा है लेकिन छूट गया, रह गया। लेकिन बहुत कुछ है, अभी भी है। इतने ग्रंथालयों के जलने के बाद, नष्ट होने के बाद भी अभी भी लगभग 45 लाख पांडुलिपियां हैं। उन 45 लाख पांडुलिपियां ये हस्तलिखित हैं, अनेक भाषाओं में हैं। इनको अच्छा अध्ययन करने वाले लोग चाहिए और जो पब्लिश्ड मटेरियल है, जो पब्लिश भी हो गई, उनको दोबारा से पढ़ने वाले लोग चाहिए। जैसे पीसी रे जब विदेशी वैज्ञानिकों के साथ मिले प्रफुल्ल चंद्र राय, तो विदेशी लोगों ने उनसे पूछा, अरे तो केमिस्ट्री तो हमने सब दुनिया को बताया है। तो पीसी रे जो थे, नहीं ऐसा नहीं, मैं आपको बताता हूं, पारे के ऊपर, जस्ते के ऊपर, पीतल के ऊपर, कॉपर के ऊपर सबसे पहले काम भारत ने किया है। फिर कहां है, कैसे बात करते हैं आप? तब प्रफुल्ल चंद्र राय ने हिंदू केमिस्ट्री लिखा। ये आज से 100 साल पहले लिखा। आज की तरह गूगल उपलब्ध नहीं था, जा करके ग्रंथ ढूंढना पड़ता था। ऐसे ही जब केपी जायसवाल, काशी प्रसाद जायसवाल विदेश में गए और ये तो पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर थे, तो वहां भी यही प्रश्न आया, भारत में पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? भाई हमने आपको पॉलिटिकल सिस्टम दिया है। तो केपी जायसवाल ने वैदिक काल से लेकर के और अब तक क्या क्या शासन व्यवस्थाएं रही, एक अच्छी किताब लिखी, उसका नाम है हिंदू पॉलिटी। कि वेद में, ऋग्वेद में समिति कैसी थी, सभा कैसी थी, ये सब के बारे में लिखते हुए और वर्तमान काल तक आते। ये भी 100 साल से अधिक समय हो गया उनको भी। मेरा आप सब विद्वान लोगों से, विद्वजनों से ये विनम्र निवेदन है, जो जिस क्षेत्र में वहां के बारे में पढ़ो ना। जो जुडिशियल सिस्टम है, तो जुडिशियल सिस्टम पूरा का पूरा हमने बाहर से ले लिया, 100% हमने बिल्कुल आउटसोर्स कर लिया है और उसकी मुसीबत अब हम झेल रहे हैं। यहां कई अधिवक्ता लोग बैठे। भारत में अधिकार नाम का शब्द ही नहीं है, कर्तव्य है। गांधी जी को पूछा कि भारत में अधिकार की क्या कल्पना है? गांधी ने कहा भारत में अधिकार की कोई कल्पना नहीं है, भारत में कर्तव्य की कल्पना है। उस कर्तव्य के अंदर उसका अधिकार छिपा है। अब जैसे उदाहरण करो, एक पिता है, उसके 2 बेटे हैं। अब बेटे 18-20 साल के हो गए, पिता जो है 55 साल का हो गया मान लो, एक अच्छी फैक्ट्री चलाता है। एक लड़का बोलता है, पिताजी बताओ हमारा क्या अधिकार है इस इंडस्ट्री में? आप फैक्ट्री चलाते हैं, इसमें हमारा क्या अधिकार है? उसी दिन पिता को आंख चढ़ जाती है, अरे क्या बोलता है तू भाई? ये नहीं बोलता था तो पूरा इसका था, इसने बोल दिया तो पिता को खटका हो गया, गड़बड़ है। कोई महिला घर में 4 बच्चे हैं, सबके लिए खाना बनाती है, चिंता करती है, और एक दिन सब बच्चों को बुला करके बैठा के कहे, पूछे बेटा ये बताओ मेरा इस घर में अधिकार क्या है? बच्चे इसको क्या जवाब देंगे?
आप सोच के देखो ना, घर की माँ घर में बच्चों को बिठा करके पूछे मेरा इस घर में अधिकार क्या, तय कर दो आज, मेरे क्या राइट्स है। तो सब बच्चे पूछे माँ कैसे बात करती हैं आप, क्या है इसमें, सब आपको नहीं, ये नहीं, फैसला करो और लिख के दो मुझको। तो बच्चे क्या कहेंगे, माँ को कुछ गड़बड़ हो गया दिमाग में, सब अधिकार उसी का है, ये तो पूछती काहे को है। वो जितना मेहनत कर रही है दिनों रात, अपने आप उसके अधिकार उसमें बन रहे हैं। लेकिन ये राइट ओरिएंटेड जब जुडिशियल सिस्टम आया, उसी समय भारत में जो कर्तव्य केंद्रित समाज था वो राइट ओरिएंटेड समाज की ओर शिफ्ट होने लगा। वो 5 साल का बच्चा जान गया है मेरा क्या अधिकार है, खट डायल करता, मम्मी डांटो नहीं, अभी 100 नंबर डायल कर दूंगा, पुलिस आ जाएगी बाहर। और कहीं बुला भी लेता है वो, उसको मालूम है हमने बताया बेटा तुम्हारा ये राइट है, हम कहां जा कहां रहे हैं। और जैसे ही अधिकार दिया तो अधिकार को एग्जीक्यूट करने के लिए सिस्टम चाहिए। अधिकार देने से क्या होता है, संविधान ने अधिकार दे दिया तो जुडिशरी चाहिए, और जुडिशरी चाहिए तो 2 वकील साहब चाहिए, इस पक्ष के उस पक्ष के। अधिकार मिलेगा कि नहीं मिला भगवान जाने, लेकिन नौकरी कई लोगों को मिल जाएगी। अपने को देखना है, जैसे किसी लड़के ने किसी बाग में निकलते हुए 2 आम तोड़ लिए। अब आज हमारे जुडिशियल सिस्टम क्या कहता है बताइए भाई, 2 आम किसी खराब शरारती बच्चे होते हैं और हमें सबने कहीं ना कहीं आम अमरूद तोड़े होंगे बचपन में, लेकिन उसकी भारत का सिस्टम क्या कहता है, रिपोर्ट लिखाओ, थानेदार को बुलाओ, वो थानेदार कहेगा क्या हुआ, जैसे 4 आम तोड़ा, हाथ तोड़ा, लिखो रिपोर्ट लगाओ, वो एफआईआर लॉन्च कराओ, वो एफआईआर लॉन्च करा, जेल भेजो इसको, जमानत कराओ इसकी, अब मुकदमा चलेगा। 4 आम तोड़ने का मुकदमा 14 साल चल सकता है। ये सिस्टम हमारा है क्या? अब 4 आम तोड़ा, ठीक है, 2 थप्पड़ मारो, घर बना दो, जा बजे तू ले जा 4 आम, जा यहां से जा। भाई प्रायश्चित भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है? आज के जुडिशियल सिस्टम में प्रायश्चित कोई चीज ही नहीं है। छोटे मोटे अपराधों को हम कैसे घर में बैठ के सुलझाते थे, गांव की पंचायत में सुलझा लेते थे, हमारी व्यवस्था थी है। इसके लिए पुलिस, कोर्ट कचहरी, वकील, संविधान, इनकी जरूरत ही नहीं थी। लेकिन नहीं, हमने सारा का सारा वहां उधार ले लिया और अपने बारे में कोई अध्ययन भी नहीं किया, चर्चा भी नहीं की। यह प्रश्न है आज, हमारी शिक्षा पद्धति हो कैसी? हमारी शिक्षा पद्धति के 2 भाग थे। एक में स्किल डेवलपमेंट है, वो अच्छा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, मैनेजर बने, जो चाहे तो ये स्किल डेवलपमेंट, उसकी बुद्धिमत्ता का विकास होता है इसमें। और एक दूसरा हिस्सा है, इसमें इसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है। एक में मस्तिष्क की और जो है ये गहराई बढ़ती है, और दूसरे में हृदय की गहराई बढ़ती है। भारत की जो शिक्षा के बारे में चर्चा आप कर रहे हैं प्राचीन, ये एकांगी नहीं थी कभी भी। ये बच्चा डॉक्टर भी चिकित्सक भी बनेगा तो भारत की चिकित्सा शास्त्र का पहला अध्याय पढ़ के देखिए उसमें क्या लिखा है। ये कभी भी रोगी से लाभ कमाने का प्रयत्न नहीं करेगा। ये पहला ही लिखा हुआ है, चरक और सुश्रुत ने लिखा है। बहुत ईमानदारी से काम करेगा, जो गोपनीय बात है उसको नहीं बताएगा, गरीब का भी इलाज करेगा, उसको मना कभी नहीं कर। कितना उसने नियम बनाया उसके लिए। तो लौकिक शिक्षा, वर्ल्डली एजुकेशन एक है, और जो स्पिरिचुअल विजडम है एक है। दोनों का सिंथेसिस चाहिए, नहीं तो शिक्षा बेकार है। वो एक उदाहरण छोटा सा बताता हूं आपको, आप भी जगह जगह देखते सब। एक श्वेत केतु नाम का एक बालक है, ये 12 वर्ष पढ़ करके आया है। इसका पिता का नाम उद्दालक है, अरुणी नाम भी है, दोनों नाम है पिता के। तो पढ़ करके आया तो इसके पिता ने पूछा बेटा क्या पढ़ के आया है? तो बोलता पूछिए, जो चाहे तो पूछ लीजिए मेरे से, वेद, वेदांग, व्याकरण, न्याय, दर्शन, आप पूछिए। तो पिता को झटका लगा, कैसे बात करता है ये। अच्छा तू जा यहां से जा। फिर शाम को बुलाया, फिर पूछा अरे तू आगे करेगा क्या? इसकी मां कहती है इसका विवाह कर दे। तो पिता कहता है इसकी मां को अर्थात अपनी पत्नी को, ये बड़ा उद्दंड बालक है, ये भी विवाह के लायक नहीं है। क्यों नहीं है?
क्यों? ये तो विनम्रता ही नहीं सीखा, इसमें शालीनता नहीं है, कैसे बड़े लोगों से व्यवहार करते इसमें आया ही नहीं है। इसलिए पहली बात इसको अब सिखानी है, ये कैसे शालीन बने, विनम्र बने, सहयोगी बने, सहकारी बने, श्रद्धा हो, निष्ठा हो, ये सद्गुण तो आवे इसमें। ये लौकिक शिक्षा तो पाया है पूरी, इसमें कोई दो मत नहीं। क्या करोगे बेटा? जब इससे पूछा, बोलता है जनक की सभा में जाकर एक बार इन अहंकारियों को हरा के आता हूं। अरे राम, ये तो बड़ा भारी अहंकारी है। तो तब श्वेत केतु को इसका पिता धीरे धीरे समझाता है और उसको विनम्र बनाने की कोशिश करता है। आज देखिए, एक अभी मैं 1 महीना पहले एक वसुंधरा का उदाहरण अखबार में पढ़ रहा था। एक बूढ़ी मां 90 वर्ष की बेड से गिर गई, कराह रही थी। बगल की एक महिला ने आवाज सुनी, उसको बिस्तर पर लिटाला, बच्चों को फोन किया। दोनों बच्चे उसके इंजीनियर और पुलिस में अफसर थे, आए नहीं आए। पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी कॉलोनी के लोगों ने, तो पुलिस के ऑफिसर ने फोन किया, आ जाओ, तो वारंट भेज दूंगा तुमको मैं। तो आए, थाने में आए, मां को ले जाने को तैयार नहीं हुए। तब उस कॉलोनी के लोगों ने धरना दिया, प्रदर्शन किया। तब एक लड़का अपनी मां को लेकर के गया। ये क्या शिक्षा हमारी है? ये कौन विद्या हम पढ़ा रहे हैं? और ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण गली गली मोहल्ले मोहल्ले देखने को मिल रहे हैं हमको आज। इसलिए कहा, भारत की शिक्षा पद्धति में ये लौकिक शिक्षा थी। सच बात है, हम मेटलर्जी में भी थे, हम मैथमेटिक्स में थे, हम शिप एंड नेविगेशन में थे, हम गारमेंट्स में, टेक्सटाइल में भी थे, मेडिसिन में भी थे, लेकिन इसके साथ साथ स्पिरिचुअल विजडम भी था। हमारे यहाँ का व्यक्ति जो है ये शालीन था, महिलाओं का सम्मान था, सत्य के प्रति निष्ठा थी, अतिथि का स्वागत था, बड़े बड़े वृद्धों के प्रति हमारे यहाँ व्यवहार बहुत अच्छा था, उनकी सेवा थी, पड़ोसी के प्रति व्यवहार अच्छा था। ये था हमारा आध्यात्मिक शिक्षण। जब आध्यात्मिक शिक्षण जो है, स्पिरिचुअल विजडम, ये प्राथमिक कक्षा से था। प्राथमिक कक्षा का विद्यार्थी भिक्षा मांगने जाता था, प्राथमिक शिक्षा का विद्यार्थी गुरुकुल में झाड़ू लगाता था, प्राथमिक शिक्षा का विद्यार्थी बाहर जंगल से जाकर के कुश काट करके लाता था, जिसे आसन और चटाई बनती है। वो कुश काटना बड़ा कठिन होता है, वो हाथ पे लगता है, घाव करता है हाथ में। वो कुश अच्छा काटा, उसको कुशल कहते हैं, ध्यान रखिए। जब कुशल शब्द आया, कुश से है। वो राजा का बेटा हो चाहे कोई हो, उसको कुशा काटने के लिए जाना पड़ता था, जंगल लकड़ी काटने जाना पड़ता था, बीज बोने जाना पड़ता था, खेत काट के लाता था, गाय को चारा खिलाता था, हल भी चलाता था और रात को बैठ के अध्ययन भी करता था, सेवा भी करता था। सारे दुनिया भर में हमारे शिक्षा जगत की महिमा थी, तब तक पढ़ने के लिए आते थे वेनसांग, फायान, मेगस्थनी सब यहां। ये क्या हो गया? आज हम पश्चिमी जगत की केवल और केवल लौकिक शिक्षा की ओर चल रहे हैं, यह समस्या है। आइंस्टीन कहते हैं, साइंस कैन एनरिच द प्लूटोनियम, यह आइंस्टीन का वाक्य है। बट वेदर साइंस कैन एनरिच द हार्ट्स ऑफ मैन, मनुष्य के हृदय का शोधन साइंस कर सकता है? आइंस्टीन कहते हैं बिल्कुल नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। नोबेल प्राइज आदमी पा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं घर के अंदर, पड़ोस के अंदर इसका व्यवहार अच्छा ही हो। इसको विनम्रता कौन देगा, शालीनता कौन देगा, करुणा कैसे आएगी इसके अंदर, सद्व्यवहार कैसे आएगा? ये केवल और केवल भारत का अध्यात्म सिखाता है। और इसलिए भारत की शिक्षा का सबसे मजबूत पहलू यह था, भारत में लौकिक शिक्षा भी महत्व की थी और ये अलौकिक आध्यात्मिक शिक्षा भी मजबूत की थी। दोनों में एक सुंदर समन्वय था। ये भारतीय शिक्षा का बड़ा आधार था। इन 2000-2500 वर्ष के संघर्ष काल और एक लंबा पराधीनता का काल ऐसा रहा, हमारे शिक्षण संस्थानों में बहुत कुछ विकृति भी आई, बहुत कुछ समाप्त हो गया। लेकिन जो भी बचा है उसमें से अच्छा सहेज कर रखना, पुराने का गहरा अध्ययन करना, अपनी नई पीढ़ी को दोनों शिक्षाओं के बारे में, दोनों विद्याओं के बारे में बताना और सम्यक विकास बच्चों का हो। अच्छा फिजिक्स भी पढ़े,
लेकिन विनम्रता भी आवे, अच्छा केमिस्ट्री पढ़े लेकिन सत्यनिष्ठा भी आवे। अभी एक आईपीएस अधिकारी थे, वो आईपीएस अधिकारी थे, वो आईएएस का एग्जाम दे रहे थे, शायद अगला प्रमोशन मिल जाएगा, और ब्लूटूथ आया था, वो यहां लगा लिया कान में, और उनकी पत्नी घर बैठी बैठी जवाब लिखवा रही थी। वो आंसर शीट उसके पत्नी से बात कर रहे थे, पकड़े गए, जेल में है आज, और इनके इथिक्स वाले एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स है। मैं नाम नहीं बताता हूं, इस मंच से नाम बताना, आप गूगल पे ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। आईपीएस अधिकारी है, इथिक्स में अच्छे नंबर पाया है, पेपर इथिक्स का बुद्धि से देता है। पेपर पे पास होना अलग बात है, लेकिन जीवन में शुचिता, प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा ये आवे, ये भारत की शिक्षा है, ध्यान में रखिए। और इसलिए वर्तमान की जितनी भी नवीन शिक्षा है वो तो प्राप्त करेंगे अच्छी से अच्छी, उसके साथ साथ अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को भी कैसे बच्चों को देंगे, और प्राचीन जो जो हमारा अच्छा है उसको खोज करके निकाल करके फिर सामने रखेंगे। यह मैं समझता हूं इस पंचनद शोध संस्थान के इस व्याख्यान का उद्देश्य हो सकता है। सभी को मेरा नमस्कार।